व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हमारे माइंड में अनगिनत पॉजिटिव और नेगेटिव बातें चलती हैं। जहाँ नेगेटिव बातें हमें नकारात्मक गलत दिशाओं में ले जाती हैं और वहीं पॉजिटिव बातें हमें सही दिशाओं में ले जाती हैं, हमें ऊपर की तरफ ले जाती हैं। तो हमें लगातार पॉजिटिव विचारों को बढ़ावा देना है, उसका साथ देना है। और इसे हम एग्ज़ाम में बात करें तो हमें ये सोचना है कि हम ज़रूर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को जम के पढ़ाई किया है और हम ज़रूर सिलेक्ट होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 17 फरवरी 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का 38 प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में हमने यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये 12वां वीडियो है। सारे ग्राउंड शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों का हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। ये 12वां वीडियो है जिसमें 17 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के 38 प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्त 1-2 क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है और एक एक क्वेश्चन को हमने विस्तार से व्याख्या किया है ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सही हो सकें। और हमने सिलेबस को भी यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया है ताकि आपका सारे सिलेबस कवर हो सकें। फ्यूचर एग्जाम की सही तैयारी का दिशा देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम समय में हमने बेहतर जानकारी प्रदान करने का कोशिश किया है। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने सही जगह अपना टाइम दिया, हमें अच्छी खासी जानकारी हुई है। नए तरीकों को सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे करना है, सिलेबस को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चिल्का झील जो है भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैंगून झील है और ये न सिर्फ भारत की बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील है। लैंगून झील दोस्त वो होता है जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो और एक तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ हो। बात करें अन्य ऑप्शन की तो ये पंचभद्रा साल्ट लेक ये राजस्थान में है। लोनार क्रेटर झील जो उल्कापिंड से इसका निर्माण हुआ है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोलोरू झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि सारे इंडिया के जो ज़िले हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पंगोंग तोसो है जो लद्दाख में स्थित है। आप यहाँ पे देखेंगे पंगोंग तोसो और तोसो मुरारी ये लद्दाख में स्थित है। उलर झील जो भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। जानसर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सूरज ताल दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की झीलों को देख लेते हैं। सूरज ताल है, चंद्र ताल है और नाको झील ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसके अतिरिक्त रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में जो झीलें हैं वो सात ताल है, भीमताल है, रूपकुंड है, नैनीताल ये उत्तराखंड में स्थित हैं। राजस्थान की झीलों को देख लेते हैं। यहाँ पे सांभर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो अंतर्देशीय यानी कि देश के भीतर है। लैंडलॉक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुष्कर झील यहाँ पे है और पंचभद्रा जो अभी हमारे ऑप्शन में भी था, पंचभद्रा झील ये राजस्थान में है। ढेबर झील है, राजसमंद झील है और नक्की झील ये राजस्थान में स्थित है। नल सरोवर नारायण सरोवर ये गुजरात में स्थित है। और मध्य प्रदेश में देख लेते हैं भोजताल या भोज झील और ये तवा ओहर झील ये मध्य प्रदेश में है। हम आगे देख लेते हैं। ये देख लिए लोनार क्रेटर झील ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो है कि केरल में बेम्बानाड, सष्टायाम, कोट्टायाम, अष्टमुदी झील ये केरल में स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो इसमें वीरानम झील स्थित है। चेम्बर मक्कम झील स्थित है। पुलकर झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और कलेरू झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ये आंध्र प्रदेश में है, हमारे ऑप्शन में भी था। और बात करें तेलंगाना की तो ये हिमायत सागर झील और ओस्मान झील ये तेलंगाना में स्थित है। उड़ीसा में दोस्तों ये चिल्का झील देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लैंगून झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। हम उत्तर प्रदेश की झीलों को एक अलग आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। ये सिक्किम में सांगमो झील है और जो है मणिपुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसमें भारत का एक नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क ये लोकटक झील में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डल झील, उलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सांभर झील और चिल्का झील और लोकटक झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 रंगों से बना होता है। हम इसको मैप में देख लेते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से ये 7 रंगों में विभाजित होता है। प्रकाश का ये श्वेत प्रकाश है जो प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है।
विबग्योर, ये आप ऑर्डर जानते होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाल रंग सबसे ऊपर होता है, इसका विक्षेपण बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो है कि रेड सिग्नल में आप देखेंगे जो सिग्नल के लिए जहाँ खतरनाक सिग्नल होते हैं उसे रेड दिखाया जाता है ताकि वो दूर से ही दिखाई दे। और विबग्योर जो है कि ये बैगनी रंग सबसे इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और अन्य जो बात करें अपवर्तनांक, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा लाल, सबसे कम जो है वो लाल रंग का होता है और सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। और बात करें इंद्रधनुष दोस्त, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तनांक और अपवर्तन से मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कौन कौन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तनांक और अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो मृग मरीचिका जो रेगिस्तान में दिखाई देती है, हीरों का चमकना, शीशों का, टूटे हुए शीशों का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अपवर्तनांक की घटनाओं से जो होने वाली घटना है, पानी में जो कोई अगर पेंसिल डूबी है या कोई छड़ डूबा हो, टेढ़ी दिखाई देती है। सिक्का हो अगर पानी में हो तो उसकी ऊंचाई हो उठी हुई प्रतीत होती है। सूर्य का जो है कि दिखाई देना अस्त और सूर्यास्त के समय, उदय और सूर्यास्त के समय दिखाई देना, ये जो है कि अपवर्तनांक की घटना है। लेकिन अगर सूर्य का अस्त और उदय के समय लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन की घटना है। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है, पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्त, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये ऐसे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ इस तरह से मैप है उसके, यहाँ पे स्थित है पूर्वी तट पे ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ये भारत विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल जो है कि निर्मित है ये। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हम इसके संविधान सभा के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान सभा, इसका गठन कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, उसी के सुझाव के तहत इसका निर्माण हुआ था। कुल सीटों की संख्या 389 थी, जो ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़ों में विभाजित थी। मुस्लिम लीग अलग होने के बाद 299 सीटों बचे थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि इसके अध्यक्ष बने थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इसमें संविधान में बहुत ही अहम रोल निभाया था, जिससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। जीवी मौलंगर साहब ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। सर वेंगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये संविधान को हाथ से लिखे थे। नंदलाल बोस और बिहुहर राम मनोहर सिंह इसे अलंकृत किए थे, सौंदर्यीकरण और उसकी सजावट किया था। तो ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्त, जो है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। और ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। प्रशस्ति का मतलब होता है दोस्त प्रशंसा करना। इसमें राजा की उपलब्धि और को सूचीबद्ध प्रशंसा किया जाता था। उन्हें युद्ध विजेता या देवताओं के समान कहा, जैसे जो है कि उन्हें ऐसा दर्जा दिया जाता था। बात करें बौधायन की दोस्त, अन्य ऑप्शन जो है बौधायन एक गणितज्ञ थे भारत के, और ये पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले इन्होंने ही खोज किया था। और पाई का मान जो 22/7 है इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने एक शुल्ब सूत्र नामक एक बुक लिखा था। शुल्ब सूत्र नामक इन्होंने एक बुक लिखा था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है बाणभट्ट दोस्त। तो बाणभट्ट ने दोस्त ये पुष्पभूति शासक जो हर्ष के दरबारी कवि थे, और इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया था। अगला ऑप्शन है भवभूति दोस्त। भवभूति ये 8वीं शताब्दी में ये नाटककार थे, और ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, महावीर रचित और उत्तरामचित और मालती माधव इनकी रचनाएं हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त, यहाँ पे आप गुप्त वंश से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में यहाँ से कवर कर लेते हैं, हमारे सिलेबस में भी इसका जिक्र है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और प्रथम महान सम्राट जो है कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्हें महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, और गुप्त संवत की इन्होंने शुरुआत किया था। समुद्रगुप्त ये आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित
पराजित किया था और इसी विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन का दर्जा दिया गया है। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। संगीत प्रेमी और ये संगीत प्रेमी थे और इसका जो प्रमाण मिलता है सिक्कों पे इन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इनके जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, वो इलाहाबाद हरिशेर थे और इन्होंने ही इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय अगले शासक होते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और इन्हीं के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था। और ह्वेनसांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। पश्चिमी भारत में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके दरबार में दोस्तों 9 विद्वानों की मंडली रहती थी जिन्हें नवरत्न कहते थे, जिसमें सबसे प्रमुख कालिदास थे। और अगले धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर व रुचि ये मुख्य थे। कुमार गुप्त जो हैं इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगले शासक थे तो वो स्कंद गुप्त थे। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार इन्होंने करवाया था। बात करें गिरनार जी सुदर्शन झील की तो उन्हें मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने बनवाया था। इन स्कंद गुप्त के समय ही हुडों का आक्रमण हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। हम इनके गुप्त साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था। इसके थोड़ा सा प्रशासन के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी इकाई थी देश थी और जो उससे छोटी प्रांत जो हम लोग प्रांत कहते हैं वो उसे भुक्ति कहा जाता था। और जो भुक्ति है वो जिलों में, जैसे हमारे यहाँ प्रांत जिलों में डिवाइड है तो वहाँ पे उस समय भुक्ति को विषय कहा जाता था। जो जिले होते थे उन्हें विषय का नाम दिया जाता था। उसके बाद ग्राम होता था और सबसे ग्राम में भी छोटी इकाई पेट होती थी। इसकी जो स्वर्ण मुद्रा थी वो उसे दिनार के नाम से जाना जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। स्थापत्य कला की बात करें, इन्होंने कुछ निर्माण भी करवाया था। देवगढ़ जो ललितपुर में स्थित है, इसे यहाँ पे दशावतार मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। अजंता में निर्मित गुफा 1617 ये गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त शासकों ने बनवाया था। और इन्हीं के समकालीन या इन्हीं के दरबार से कुछ कवियों को संरक्षण मिला था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र को लिखा था। आर्यभट्ट जिन्होंने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत दिया था। ब्रह्मगुप्त एक महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। शूद्रक जो है मृच्छकटिकम इन्होंने लिखा था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विटीकल्चर हो जाएगा, सी नंबर। इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन में है उसको हम और डिटेल में देख लेते हैं कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। सेरीकल्चर दोस्तों ये रेशम कीट पालन को कहा जाता है। एपीकल्चर वो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। पीसीकल्चर मछली पालन को कहा जाता है। विटीकल्चर अंगूर खेती को कहा जाता है। वर्मीकल्चर कछुआ पालन को कहा जाता है। केचुआ पालन दोस्तों, कछुआ नहीं, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। पोमोकल्चर जो है वो फलों के उत्पादन के लिए कहा जाता है। हार्टिकल्चर वो बागवानी के लिए। फ्लोरिकल्चर वो फूलों के उत्पादन के लिए। ओलेरिकल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन के लिए इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो सॉल्यूशंट में है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ से जा करके कुछ क्रांतियाँ हुई थी उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, जैसे हरित क्रांति और जो है कि अंडे की क्रांति, मतलब इस टाइप के जो है कि इम्पोर्टेंट होते हैं उसको भी आप लूसेंट में बहुत ही अच्छे से दिया है, वहाँ पे देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है, बलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियाँ की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये जो क्षेत्र है दोस्त वो लौ एस के लिए प्रसिद्ध है। इसको हम भारत की जो अन्य पहाड़ी जो श्रृंखलाएँ और पहाड़ियाँ उसको हम मैप में देख लेते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हिमालय रेंज है, ये देख सकते हैं आप हिमालय रेंज है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप काराकोरम को देख रहे हैं, उसके नीचे लद्दाख है, कश्मीर हिमालय है, फिर उसके बाद पीर पंजाल है, जास्कर है, और जो है कि शिवालिक भी इसी का सबसे निचला वाला पार्ट को शिवालिक कहा जाता है। ये पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, और इसी पे नंदा देवी ये पर्वत है। नेपाल हिमालय जो नेपाल में पड़ता है उस पर नेपाल हिमालय है। और ये धौलागिरी, एवरेस्ट और गौरी शंकर ये कुछ पर्वत हैं। और जो भूटान में क्षेत्र है उसे भूटान हिमालय कहते हैं। पूर्वी हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है, और यही हिस्सा जो है ऐसे नीचे आया है, तो इस रीजन को पटकाई क्षेत्र श्रेणी कहते हैं। और नीचे जो है कि नागालैंड वाले में नागा पहाड़ियाँ हैं। फिर मेघालय वाला क्षेत्र है, इस पर गारो खासी जयंतियाँ हैं। और आगे बात करें मणिपुर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, फिर मिजोरम की पहाड़ियाँ हैं। और नीचे आएंगे अराकान योमा का भाग पड़ता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं अरावली का जो राजस्थान में अरावली है, यहाँ पे गुरु शिखर स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। विंध्याचल पर्वत है दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं, जो आगे चल के कैमूर पर्वत को भी इसी का पार्ट है कैमूर पर्वत।
आगे पड़ता है सतपुड़ा। सतपुड़ा में कई रेंज हैं। सतपुड़ा हो गया, ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं। महादेव पर ही दोस्त जो है कि धूपगढ़ ऊंची सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की धूपगढ़ जो महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पहाड़ियों पर मैकाल पर्वत है। आगे आगे यही जो है कि दक्कन का ये क्षेत्र है। दक्कन के ही क्षेत्रों में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और इसी में जो है कि बलाडीला की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। पारसनाथ, राजगिरी की पहाड़ियाँ और मलयगिरी की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्रों में है। आप यहाँ पे गिरी की पहाड़ियाँ पूछे तो ये गुजरात में स्थित है। हम दक्षिण भारत की कुछ पहाड़ियों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है ये उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पे ये पश्चिम घाट पर्वत है और यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत है। ये पूछा जाता है कहाँ पे मिलती हैं, तो ये नीलगिरी पे मिलती हैं आपस में आके। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में कहाँ मिलती हैं, तो ये नीलगिरी पर मिलती हैं। ये पश्चिमी घाट में जो है कि कुछ इसकी भी पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र है, अजंता है। और आगे आते हैं तो यहाँ पे कुछ जो है कि चोटियाँ हैं, कलसुबाई है और महाबलेश्वर है। वहीं महाबलेश्वर से जो है कि ये कृष्णा नदी निकलती है। और आगे आते हैं तो ये नीलगिरी में आपस में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलती हैं। और यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है नीलगिरी की वो दोदा बेट्टा है। और आगे आते हैं अनायमुदी है। अनायमुदी पर अनायमुदी चोटी है और ये अन्नामलाई पर पड़ती है और ये पश्चिम घाट की है, सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामलाई पर अनायमुदी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे की कुछ पहाड़ियाँ हैं इलायची पहाड़ियाँ, इसे कार्डमम पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्त कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सबसे पहली ऊंची चोटी जो है कि वो एवरेस्ट है, दूसरी K2 है, तीसरी दोस्त यहाँ पे सिक्किम में कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। इसका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होती हैं। इसको हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्रीलंका है और ये तमिलनाडु है। ये पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, करीब हर शिफ्ट में 2018 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और अधिकांश लोग इसे गलत करते हैं कि श्रीलंका और तमिलनाडु किससे अलग होती हैं, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी से अलग होती हैं। और यहाँ पे जो है कि एडम ब्रिज है यहाँ पर, और ये रामेश्वरम की धनुषकोडी से शुरू होकर ये श्रीलंका में जाती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ियाँ जो है भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो ये बिहार में लगता है दोस्त, इसे याद रखिएगा। पशु मेला यूपी में बटेश्वर मेला लगता है और जो है कि एक बलिया में लगता है ददरी मेला पशु मेला है, और एक बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ये पशु मेला है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख मेलों के बारे में देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है तो ये भी कवर हो जाएगा आपका। तो भारत के जो उर्स मेला है ये अजमेर में राजस्थान में लगता है। उर्स मेला आपका जो है कि यूपी में भी लगता है, सैयद सलार उर्स मेला ये बहराइच में लगता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पुष्कर मेला ये अजमेर में लगता है। गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में लगता है। ज्वालामुखी मेला ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में लगता है। कुंभ मेला ये प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। सोनपुर पशु मेला ये सोनपुर बिहार में लगता है। घामोनी उर्स सागर मध्य प्रदेश में लगता है, वहाँ का सागर जिले में लगता है। कंस मेला ये मथुरा में लगता है। रथ मेला दोस्त ये मथुरा में लगता है। बटेश्वर मेला ये आगरा उत्तर प्रदेश में लगता है। बाबा गरीबनाथ मेला ये शाजापुर में लगता है। पीर बुधान मेला ये शिवपुरी में लगता है। देवोत्थान एकादशी मेला ये मथुरा के उत्तर प्रदेश में लगता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अप्रैल और जून में कौन कौन से दिवस हैं उसको हम मैप में देख लेते हैं। बाकी आप लूसेंट से कवर कर लीजिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भूल जाता है लेकिन इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में
400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये नहर सिंचाई व्यवस्था थी जिसे कुल्ल कहा जाता था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत का जनगणना से संबंधित सर्वोच्च पद है। इसके अतिरिक्त इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय जनगणना से भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर सांख्यिकी जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसे पता चलता है कि यहाँ पे कितना घनत्व है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता, जन्म दर, शहरीकरण और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। इसी डेटा को भारतीय जनगणना से मालूम चलता है। संविधान के अनुच्छेद 246 देश की जनगणना कराने का दायित्व तो संघ सरकार पर सौंपती है और इसका प्रावधान 7वीं अनुसूची में भी किया गया है। 10 की जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अधिकारी भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा होता है। पहली जनगणना जो है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और ये 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। और महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में ये इस जन्म दर जो था, जो जन्म वृद्धि दर था वो माइनस में चल रहा था, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। 1961 से 1971 के जो दशक था उसे जनसंख्या का सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक 1961 से 1971 के बीच में था और इसे जनसंख्या विस्फोट वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो ये कुमार संभवम ये महाकवि कालिदास की है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने कुछ नाटक लिखा था, कुछ प्रसिद्ध नाटक के इन्होंने कृति लिखा था, जिसमें मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान, शाकुंतलम इन्होंने लिखा था और कुछ कविताओं को इन्होंने लिखा था, जैसे रघुवंश कुमार संभव, मेघदूत को कालिदास ने लिखा था। महादेवी इन्होंने यामा, निहार, रश्मि, दीपशिखा जैसी रचनाएं इनके द्वारा किया गया है। यामा के लिए 1982 में इन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारवी की बात करें दोस्तों तो भारवी संस्कृत कवि थे और इन्होंने कीर्तार्जुनीयम लिखा था। कल्हड़ की बात करें दोस्तों ये इन्होंने राजत रंगड़ी लिखा था जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें बाल्को इसका जो है कि मुख्यालय कोरबा में है और हिंडाल्को की बात करें तो ये रेणुकूट सोनभद्र में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। बाय मैप में हम इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। यूनिसेफ और UNDP का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और वाशिंगटन DC में दोस्त वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय स्थित है और यूनेस्को का जो मुख्यालय दोस्तों वो जो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और जिनेवा में हम देख लेते हैं, जिनेवा में ह्यूमन राइट और WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। हम यहाँ पे कुछ मुख्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि नैरोबी में दोस्त यहाँ पे यूनेप का मुख्यालय है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शहरीकरण कहा जाता है। उपनिवेशीकरण, जब कोई देश किसी दूसरे देश की राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम पर अपना कब्जा कर लेता है तो वो उपनिवेशीकरण होता है, जैसे इंडिया श्रीलंका पे अंग्रेजों ने किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम जनगणना के बारे में थोड़े कुछ डेटा हैं उसको देख लेते हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या जो है वो 51.47% है और महिलाओं की जो है वो 48.53% है और ग्रामीण जो है वो 68.85% है और शहरी जो जनसंख्या है वो 31.14% है। इसे ध्यान में रखिए, पूछा जाता है कि शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.14% है। 10 की वृद्धि दर कितनी है? वो 17.7% है। लिंगानुपात 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 919 है। साक्षरता
73% है। पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता 64.6% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 882 है। दिल्ली सर्वाधिक घनत्व है, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में शीर्ष में बिहार है। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक घनत्व है। न्यूनतम घनत्व वो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में अनुसूचित जाति की बात करें तो ये 16.6% है और इसकी जो है 10 की वृद्धि वो 20.8% है। और ये जो है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी आबादी रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो ये पंजाब है। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जहाँ पे सबसे कम एससी जातियाँ रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान, लक्षद्वीप में अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं। अनुसूचित जनजातियाँ जो पूरी जनसंख्या का 8.6% है और इसकी जो 10 की वृद्धि वो 23.7% है। सबसे ज़्यादा जो है कि जनसंख्या अनुसूचित जातियों की कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। सब निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, जहाँ पे सबसे कम जनजातियाँ पाई जाती हैं। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। जनगणना 2000 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली अभी एक हो गए हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य की बात करें तो मेघालय सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कहाँ है? वो मेघालय में है। हम अगले क्वेश्चन कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेटा की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व है वो बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश फिर हरियाणा में है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो है कि दोस्त ODOP के नाम से प्रसिद्ध है। इसको आप पूरे 75 जिले को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। आगरा जो है चमड़े के उत्पाद के लिए, स्टोन, मार्बल और निर्मित सभी प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद के लिए। मथुरा जो है वो स्वच्छता संबंधी उपकरण, ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार, मूर्ति और कंठीमाला उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी वो तारकसी, वस्त्र, सिलाई और कढ़ाई, जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच उत्पाद, चूड़ी के लिए फेमस है। अलीगढ़ जो है दोस्त ताले के लिए, हार्डवेयर और मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। कासगंज वो जरी जरदोजी के लिए, एटा, घुघरू, घंटी, पीतल उत्पाद के लिए। हाथरस दोस्त वो हींग प्रसंस्करण और रेडीमेड गारमेंट के लिए। अयोध्या राम की नगरी ये गुड़ उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर मूज उत्पाद और आयरन एंड स्टील फैब्रिकेशन के लिए। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद के लिए और वस्त्र उत्पाद के लिए। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद के लिए। अमेठी मूज उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण के लिए। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ और वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है। बलिया जो है वो बिंदी के लिए फेमस है। मऊ जो है वो वस्त्र उत्पाद के लिए। बरेली है जरी दरजोजी और बांस उत्पाद और सुनारी उद्योग। बदायूं जो है जरी दरजोजी और पीलीभीत बांसुरी और वुड उत्पाद के लिए। शाहजहाँपुर जरी जरदोजी ODOP का प्रोडक्ट है। और बस्ती जो है वो कास्ट शिल्प, वुड क्राफ्ट और सिरका उत्पाद के लिए। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन होजरी उत्पाद के लिए। सिद्धार्थ नगर ये खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन पूछा गया था। चित्रकूट लकड़ी, खिलौने और कास्ट उत्पाद के लिए। बांदा जो है वो सजर पत्थर के लिए है। हमीरपुर है वो जूती के लिए। महोबा वो गौरा पत्थर और शिल्प और धातु उत्पाद के लिए। गोंडा वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए। बहराई जो है गेहूं के डंठल कलाकृति और खाद्य प्रसंस्करण के लिए। श्रावस्ती जो है जनजातीय शिल्प और फर्नीचर के लिए है। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। गोरखपुर जो है वो मिट्टी के बर्तन के लिए, टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट उत्पाद के लिए। कुशीनगर जो है वो केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए, केले के उत्पाद के लिए है। देवरिया सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई संबंधी उत्पाद के लिए, रेडीमेड गारमेंट के लिए जो है कि इसको ODOP में स्थान दिया गया है। महाराजगंज जो है वो फर्नीचर के लिए। झांसी जो है वो कोमल खिलौने के लिए। सॉफ्ट टॉयज और वस्त्र उत्पाद के लिए।
इसमें इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे जो अन्य ज़िले बचे हुए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। राज्य पक्षी सारस या क्रौंच कहते हैं इसे, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु भी कहते हैं, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियाँ और एक तीर धनुष है। तो इसे ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत ही आसान है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और ठंडे प्रदेशों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये बलिया में स्थित है दोस्त। यहाँ पे दोस्त जो रूस के साइबेरिया और कई ठंडे इलाकों से उतनी दूरी से चल के पक्षियाँ आते हैं। तो इससे हम उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य तालाबों को देख लेते हैं जो रामसर स्थल भी घोषित किए गए हैं, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैदरपुर वेटलैंड ये बिजनौर में स्थित है। अपर गंगा रिवर ये बुलंदशहर में स्थित है। सुर सरोवर ये आगरा में स्थित है। और समन बर्ड सेंचुरी जो है वो मैनपुरी में स्थित है। सरसई नवर झील जो है ये इटावा में स्थित है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये उन्नाव में स्थित है। समसपुर जो है ये रायबरेली में स्थित है। और बखीरा वुडलैंड ये संत कबीरनगर में स्थित है। और पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ये गोंडा में स्थित है। बांदी बर्ड सेंचुरी ये हरदोई में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सही दिशा में की गई मेहनत का अंतिम परिणाम सफलता ही होता है, इसलिए रास्ता सही हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर के आसपास आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं, आपने सिलेबस पे और प्रीवियस ईयर को जम के पढ़ाई किया है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो समझ लीजिए रास्ता बिल्कुल सही है। उसे पे लगातार मेहनत करते जाना है, उसको और आगे बढ़ाइए, निश्चय ही सफल होंगे। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने का सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लिंक्डइन। ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट है, यहाँ पे पेशेवर जो होते हैं जो नौकरी के लिए अपना डेटा वहाँ पे देते हैं और कंपनियाँ आके यहाँ पे उनको जज करती हैं, उनकी आवश्यकता होती है तो आपको जॉब के लिए अप्लाई बुलाते हैं। और आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इन सब चीज़ों में ऐसी सुविधाएं नहीं मालूम है। ये आपको मालूम है, ये बहुत ही लॉजिकल आंसर है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हम स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं, लेकिन इन सब में ये सब सुविधाएं नहीं हैं। ये सुविधाएं कहाँ हैं? लिंक्डइन में है। हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उसी तरह से ही एक लॉजिकल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आप जानते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। इसी तरह भगवान राम की जो है जन्मस्थली है अयोध्या है। और महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु लुम्बिनी है। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। और महावीर जैन का जो है वो जन्मस्थली वैशाली रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसी से रिलेटेड हम मुग़ल के जो शासक थे उनकी सभी मकबरों को देख लेते हैं कहाँ पर इसी से रिलेटेड है, हो सकता है पूछा जा सकता है। बाबर का काबुल अफगानिस्तान में है। हुमायूं का नई दिल्ली में है। इसको जो है कि बेगम हमीदा बानो बेगम, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बनवाया था। और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है। और इनका निर्माण जो है, इसका निर्माण उनकी पत्नी नूरजहां ने किया था। शाहजहां का मकबरा ताजमहल आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हुरका बॉल जो है वो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। वहीं बात करें कजरी की, कजरी जो दोस्तों ये पूर्वांचल और अवध क्षेत्रों में गाया जाता है। रसिया और चारकुला जो है ये ब्रज क्षेत्रों में गाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और नृत्य हैं जो बहुत ही फेमस है, पूछे जा सकते हैं। एक सौरा नृत्य है, ये सौरा नृत्य है, सौरा हो गया। और ये फसल कटाई के समय ये नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। एक राई नृत्य है जो मांगलिक अवसर पर नृत्य किया जाता है, ये बुंदेलखंड में। सौरा और राई नृत्य ये बुंदेलखंड में किया जाता है। और इसी तरह चौलर एक नृत्य है, सहरा या सहरा कहते हैं, या कर्मा नृत्य जो है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये नृत्य किए जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्त, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। 1916 में किया था दोस्त, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से रिलेटेड विश्वविद्यालय से पूछा गया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका जो है कि मेयर विश्वविद्यालय से कहा जाता था, और ये 1887 के आसपास बनाया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। UPSSF का नाम बताइए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का ये निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश का पहल है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन भी कहते हैं। और अभी तक नोटबंदी जो है 4 बार हुआ है। एक बार स्वतंत्रता के पहले 1946 में हुआ है, दूसरी बार 1978 में हुआ है, 1978 में मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री थे, और जो है तीसरी बार 2016 में हुआ था। 2016 में 8 नवंबर को हुआ था। इस समय 500 और 1000 की नोटों को बंद कर दिया गया था। और 2023 में 19 मई 2023 को चौथी बार नोटबंदी हुआ था, जिसमें 2000 के नोट को बंद कर दिया गया था। 2016 और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और ये नोटबंदी विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है? ये काला धन को ख़त्म करने के लिए, टैक्स की चोरी रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्ट वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धृति या होल्डिंग कहते हैं, धृति या होल्डिंग कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि के कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी से यूजर करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिशिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। 2018 2019 में क्वेश्चन हूबहू एकदम यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें, एक बार क्या 2-3 बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से पक्का बता रहे हैं कि 5-6 क्वेश्चन आपको इन जो है 15 सेट से मिलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश। तो हम इसी से रिलेटेड जो है कि और क्वेश्चन को तो इसी से रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। इसके पहले हमने अरब देशों को देखा था, अब की बार हम भारत और उसके पड़ोसी देश को देखेंगे, और दक्षिण एशियाई जो देश हैं उसके देश की देश और राजधानी और उसकी मुद्रा को देखेंगे, और अगले किसी शिफ्ट में हम अन्य बड़े राज्यों को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैप के थ्रू हम देखेंगे इसको। ये अब यहाँ पे देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, इसकी मुद्रा अफ़गानी है। पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है, इसकी मुद्रा रुपया है। भारत की राजधानी दिल्ली है, इसकी मुद्रा आप जानते हैं रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी जो मुद्रा है वो भी रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी जो मुद्रा है वो नगुलड्रम है। और ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, मुद्रा टका है। म्यांमार इसकी जो राजधानी है वो नपुडो है और इसकी मुद्रा जो है वो क्यात है। और बात करें श्रीलंका की जो है वो राजधानी कोलंबो है और इसकी जो मुद्रा है रुपया है। इसके अतिरिक्त माले जो है वो मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी, यहाँ की भी मुद्रा रुपया है। और एक इधर देश पड़ता है सेशल्स की भी मुद्रा जो है वो रुपया है। और हम दक्षिणी जो एशियाई देश हैं उसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई देशों को देख लेते हैं। म्यांमार को देख लिए, म्यांमार। अब देखते हैं थाईलैंड की राजधानी जो है वो बैंकॉक है, इसकी मुद्रा जो है वो बहत है। और लाओस की राजधानी वियंतियन है और इसकी जो मुद्रा है वो न्यू किपलाओ है, ऐसे होगा न्यू
कीप लाओ है, न्यू कीप लाओ है। अगला देश है कंबोडिया, इसकी राजधानी नोम पेन है और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है और इसकी मुद्रा जो है डांग है। डांग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, डांग है। और आगे बढ़ते हैं, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसका जो मुद्रा है वो रिंग गिट है, रिंग गिट है, ऐसे रिंग गिट हो जाएगा। और इस अगला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है और इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। आगे है जो है कि यहाँ पे ईस्ट तिमोर देख रहे हैं, इसकी राजधानी दिल्ली है और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और इसकी जो मुद्रा डॉलर है। ब्रुनेई बंदर शेरी बेगावन इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। अगली जो राजधानी है देश है फिलीपींस और इसकी जो राजधानी है वो मनीला है और इसका जो मुद्रा है वो पीसो है। इसे ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हमने भारत और भारत के पड़ोसी देश और दक्षिण एशियाई देशों की राजधानी और मुद्रा को देखा। इसी तरह से आप मैप के थ्रू अन्य देशों के बारे में पढ़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अरब देश, भारत के पड़ोसी और एशियाई देश और रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े बड़े देश हैं उसको देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, सही है। जीएसटी जो है आप जब फैक्ट्री से माल निकलता है तो उस पर लगता है। ये अप्रत्यक्ष कर है, जब व्यक्ति जो उपभोक्ता सामान खरीदता है उस पर लगता है, इसलिए गंतव्य आधारित कर है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो ये भी सही है। कई टाइप के करों को एक करके जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। ये गलत है क्योंकि कुछ राज्यों में अपने अलग अलग थोड़े बहुत जीएसटी के कानून है, उनका थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है कौन सा सही नहीं है वो सी हो जाएगा। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य या घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है, ये सही है। थोड़ा सा हम जीएसटी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। वस्तु और सेवा कर, इसका जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 101वां संविधान संशोधन 2016 के थ्रू ये देश में लागू हुआ था और ये 122वां संविधान संशोधन लाया गया था, लेकिन ये 101वां संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ। जितने संविधान संशोधन लाए जाते हैं वो सभी पारित नहीं होते हैं। 122वां लाया गया था, ये 101वां जो संविधान संशोधन के रूप में ये पारित हुआ है। एक नया अनुच्छेद 179 179 ए जोड़ा गया। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 12 अप्रैल 2017 को हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी की सिफारिश जो है जीएसटी परिषद करती है। 5 टैक्स स्लैब हैं, 0, 5, 10, 18, 28। अप्रत्यक्ष कर और गंतव्य आधारित कर है, ये इनडायरेक्ट रूप से लगता है और जब व्यक्ति सामान खरीदता है ये तब लगता है। और ये इसका आदर्श वाक्य है, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट है। केंद्र और राज्य के द्वारा लगाए जाने वाली सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, यानी कि जिस वस्तु पर जीएसटी लगेगा उसका मूल्य पूरे भारत में एक समान रहे होगा। जीएसटी से कुछ वस्तुओं को मूल्य मुक्त रखा गया है। पेट्रोलियम उत्पाद है, मादक पदार्थ है, बिजली है, इस पर अपने अलग अलग राज्य हैं, उसके अलग अलग कानून है। कुछ और भी वस्तुएं हैं जो जीएसटी से मुक्त हैं। विश्व में प्रथम देश जिसने जीएसटी लगाया फ्रांस। भारत का प्रथम राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया असम। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा 3/4 वोटों द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। और इसकी जो सदस्य हैं वो राज्यों के, इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये राज्यों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होते हैं और विशेषकर जो राज्य के वित्त मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जीएसटी से में शामिल कर केंद्र संबंधी कर कई जीएसटी को कई केंद्रीय और राज्य के जो कर हैं उसको एक करके जीएसटी को लगाया गया था। जैसे कुछ केंद्रीय कर हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क, ये केंद्रीय कर हैं। और राज्य के संबंधी कर हैं राज्य वैट और केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर, विज्ञापन कर, ये राज्य से संबंधित कर हैं। इन दोनों को मिला करके जीएसटी में शामिल किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ या गुजरात में स्थित है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह। इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। इसको हम सारे भारत के जो है मुख्य बंदरगाह को हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। देख सकते हैं कांडला जो है गुजरात में स्थित है और ये
इसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे बड़ा आयातिक बंदरगाह है, क्योंकि ये उत्तर जो है भारत में ये यहीं से वस्तुओं को भेजा जाता है आयात करके, और एक्सपोर्ट के लिए भी यहीं से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगला जो है बंदरगाह है मुंबई ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगला है न्हावा शेवा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला है मरमा गोवा और ये गोवा में स्थित है। अगला है न्यू मंगलोर या कहीं मंगलोर, ये कर्नाटक में स्थित है और इसे काफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भारत का काफ़ी उत्पादन होता है। अगला है कोच्चि जो केरल में स्थित है और इसे जो है अरब की रानी या पूर्व का वेनिस कहते हैं। कोच्चि को वेनिस कोचिन के भी नाम से जानते हैं। और अगला है तूतीकोरिन जो है ये बीवो चिदम्बरम के नाम से भी जाना जाता है इसे। और अगला है चेन्नई जो है ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और एक कृत्रिम बंदरगाह है। दोस्तों इधर जो है सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं और इधर अधिकांश जो है कृत्रिम बंदरगाह हैं, क्योंकि इधर से नदियाँ आती हैं तो वो बंदरगाह भर जाते हैं। अगला है जो है एन्नौर बंदरगाह को कामराज के नाम से भी जानते हैं। अगला है विशाखापत्तनम और इस बंदरगाह को आकार जो है वो डॉल्फिन नोज की तरह है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला है पारादीप जो है ये इसका जो है पोर्ट हार्बर जो इसका ये सबसे गहरा है। पोतासरा जिसे कहते हैं वो सबसे गहरा है। अगला है कोलकाता या यहीं से बगल में हल्दिया है, तो ये जो है नदी पत्तन के नाम से भी जानते हैं इसे। ये पूर्व का लंदन इसे या पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। अगला है दोस्त पोर्ट ब्लेयर। ये 13 जो है भारत के सबसे बड़े बंदरगाह हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय इन्होंने रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना को पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। और यहाँ पे अन्य जो देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे खेल अवार्ड हैं, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, नहीं पढ़े हैं फिर भी थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये जो सारे पुरस्कार खेल में दिए जाते हैं, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर इसको नहीं पढ़े हैं कभी तो भी ये आप क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा करके। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल आराम से धैर्यपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को हल करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोगों के सही होने वाले हैं, तो आपके भी सही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इटली में प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी गई है। वहाँ से श्रमिकों, वहाँ पे काम करने के लिए श्रमिकों को भेजा जा सकता है। कुछ और जो है कि समझौते हुए हैं देशों से, जैसे लिथियम की खोज और उसका खनन के लिए इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और केन्या के बीच में हुआ है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। सीमा पार मुद्रा के लेन देन के लिए की सुविधा के लिए जो है ये नेपाल के साथ भारत का समझौता हुआ है। और 1000 गीगावाट बिजली जो है कि इंपोर्ट करने के लिए यानी कि आयात करने के लिए नेपाल से जो है ये समझौते हुए हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका पर पहुंचा था। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिम प्रांत से संबंध रखते हैं, जो पेशावर वाला क्षेत्र है, पेशावर में इनका जन्म हुआ है। इन्हें लाल कुर्ती सेना का गठन भी इन्होंने किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारे मोदी जी ने अभी लक्षद्वीप में गए थे, तो वहाँ पे पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए गए थे, तो मालदीव से जो है कि
मालदीव बहुत नाराज़ हो गया था कि हमारे यहाँ पर्यटन, वहाँ का पर्यटन, मालदीव का जो है इकोनॉमी पर्यटन से चलती है, तो उसे लगा कि यहाँ लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पर्यटन कम हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत तना हुआ था। तो फिर भी ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। और ये इसका मेन कारण है उन क्षेत्रों में इंटरनेट की स्पीड को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुए हैं उसको आप करंट अफेयर में ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने 38 क्वेश्चन को देखा, ना सिर्फ 38 क्वेश्चन को, सिर्फ उसको हमने बहुत ही डिटेल में देखा। एक एक क्वेश्चन को शायद आप समझे होंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन टफ थे, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं, तो अपना धैर्य बनाए रखें, सिलेबस को अपने सामने रखें, उसका मल्टीपल रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर 3 से 4 बार देख लें, मॉक टेस्ट हल करें और वहाँ पे अपनी कमियों को दूर करें, वहाँ गेस करने की क्षमता को डेवलप करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद।